हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि OES पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, OES क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है। ये मैंने बड़े ही सोच समझ कर टॉपिक सेलेक्ट किया है क्योंकि मेरे पास जो क्वेरी आती है उसमें से 70% लोग यही पूछते हैं कि आखिर कॉइन का फ्यूचर क्या है और मीका रेगुलेशंस के बाद इसके फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किस तरीके से हमको जो है चीजों को लेकर चलना है। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे और आई होप आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो लास्ट में मैं एक ऐसा पॉइंट ऐड करने वाला हूं जिससे आपका जो फेवरेट टॉपिक है यानी कि आप एक्सचेंज की बात करते हैं तो उसी से रिलेटेड मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। और बीच में भी वो कहीं भी आ सकती है क्योंकि देखिए मैं कोई भी स्क्रिप्ट राइट करके यहाँ पर नहीं लिखता, जो मेरे पास समझ में आता रहता है, जो मुझे पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन लगती है आपको देना चाहिए मैं दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ भी हिडन नहीं रखता कि कोई बात छुपा लो आगे मत बताओ, A to Z आपको मिलेगी। ध्यान से देखिए, सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए OES का फ्यूचर क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो एसेट गाइड को कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन दबा लो आप चाहे, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप चाहे तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबरशिप का एक बटन है वहां पर, उससे क्या होगा आपको एड फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको बिना एड के वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक है उसमें कवर करेंगे कि मीका का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उससे क्रिप्टो के यानी कि OES क्रिप्टो का ऑपरेशंस जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि मीका रेगुलेशन OES क्रिप्टो के ऑपरेशन को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, अभी देखिए क्या ऑपरेशन है। अभी एक प्लेटफॉर्म है इनका ही डील सेकर जिसपे प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग होती है विद OES क्रिप्टो, जहां पर 1 टोकन को आप पेमेंट के तौर पर यूज करते हैं। प्रोडक्ट होता है, मर्चेंट होते हैं और इनके बीच जो लेन देन होती है वो इस टोकन के माध्यम से होती है। तो ये कंसेप्ट अभी चला हुआ है। और जब मीका रेगुलेशंस आ जाएगा तो यहाँ पर एक नई टर्म्स ऐड होगी जिसमें हम बात करते हैं गेस्ट बायर की। गेस्ट बायर ये देखिए, मर्चेंट भी IMA सब OES के मेंबर हैं। जब यहाँ पर मीका रेगुलेशंस आ जाएगा तो यहाँ पर गेस्ट बायर एक नई टर्म जुड़ेगी जो कि डायरेक्टली यहाँ पर ऐड हो सकता है इस कम्युनिटी के अंदर और वो भी इस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। हालांकि वो अपना फिएट में पेमेंट करेगा लेकिन बैक एंड में वो कहीं ना कहीं बन के साथ उनका कन्वर्जन स्टार्ट होगा, क्योंकि मीका रेगुलेशंस वो एबिलिटी प्रोवाइड करता है OES को जो डायरेक्टली इसको ट्रेड करने की फैसिलिटी देता है विद USDT या अदर कॉइन। हालांकि डायरेक्टली IMA या मर्चेंट इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही आउटसाइडर्स मर्चेंट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस रेगुलेशन से एक रेगुलेटरी इम्पैक्ट आएगा, एक जो पॉइंट रहता है, एक जो डोर है वो अनलॉक हो जाएगा कि आप बन को जो है ट्रेड कर सकते हैं विद USDT, जैसे कि आप कॉइन मार्केट कैप पर या दूसरी एक्सचेंज पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, पोटेंशियल चेंजेस टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उस पर भी कुछ चेंजेस आएगा। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लिक्विडिटी की, अब लिक्विडिटी क्या है, क्योंकि लिमिटेड मर्चेंट है, लिमिटेड ही बायर है, मेंबर है। लेकिन जैसे ही गेस्ट बायर आएंगे, मीका लाइसेंस के बाद ही आने वाले हैं, इसी के यही स्टेज 2 का जो है शुभारंभ होगा। तो जो गेस्ट बायर आएंगे उनसे क्या होगा, यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ेगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उससे ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज हैं उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज का जो टाइम टेकन प्रोसेस है 12 मंथ, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और वो रिड्यूस होने के चांसेस हैं। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर मीका के रेगुलेशन से OES क्रिप्टो के ऑपरेशन में जो पूल कन्वर्जन का टाइम है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो तीसरा पॉइंट है OES क्रिप्टो लाइसेंस कंप्लायंस प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंप्लायंस। तो कंप्लायंस होता है लीगल एक्टिविटी। ये लीगल एक्टिविटी अभी हम क्या करते हैं ना, जैसे OES किसी भी एक्सचेंज पर डायरेक्टली ट्रेड नहीं होता तो लीगली हम इसको कॉइन मार्केट कैप के थ्रू शो तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसको रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक आप दूसरे जो बिजनेस हैं जैसे बिटकॉइन वाला बिजनेस या फिर कोई अदर बिजनेस, उसमें हम डायरेक्टली इसको पेमेंट मेथड के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे डील सेकर पर आप आ रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, अपने बिजनेस लेकर आ रहे हैं, वो तो एक ठीक बात है, लेकिन डील सेकर पर कोई भी थर्ड पार्टी बिजनेस अगर आएगा तो वो सबसे पहले क्रिप्टो लाइसेंस को देखता है। और जब मीका लाइसेंस मिल जाएगा तो जो कंप्लायंस प्रोसीजर है वो कंप्लीट, यानी कि जो कंप्लायंस है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो जाती है कि आउटसाइडर्स जो बिजनेस है वो यहाँ पर आएंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि मीका का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिप्टो ऑपरेशंस पर। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि जो रेगुलेटरी लैंडस्केप है
उसको हम किस तरीके से देखेंगे, यानी कि कानून के दायरे में ये चीजें किस तरीके से चलती हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मीका की प्रोविजन और उनके इम्प्लीकेशंस फॉर क्रिप्टो करेंसीज। तो अभी देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम प्राइसिंग की बात करते हैं। अगर हम कॉइन के प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है वो डिफिकल्टी से मेजर होता है। डिफिकल्टी अगर हम बात करें कॉइन की, वो कितनी है 425। अभी मान लो आपके पास अगर 1000 टोकन है, 1000 टोकन है, तो उसको अगर आप डिफिकल्टी से यानी कि 425 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2.5 समथिंग कुछ आएगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, इतने आपके पास कॉइन बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हो गया कि डिफ़िकल्टी हम 425 ले रहे हैं जो कि कंपनी ने डिफाइन की है। टोकन जो हमें मिलते हैं प्रमोशनल टोकन एजुकेशन के तौर पर। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है वो ये कि ये रेट किस तरीके से डिफाइन हो रहे हैं। मीका लाइसेंस इसी बात को इंडिकेट करता है कि आप अगर जैसे एक बिटकॉइन है या एक इथीरियम है, तो उस इथीरियम कॉइन का जो बैक्ड डाटा है, यानी कि जैसे एक बिटकॉइन अगर 1 करोड़ का है तो वो क्यों है। एक यूएसडीटी अगर एक जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो, मैं सिंपल कर देता हूँ, 100 रुपए का है, सपोज करो 100 रुपए का है, तो वो 100 रुपए क्यों है, मतलब ये वैल्यू कैसे निर्धारित हो रही है। क्या यूएसडीटी गोल्ड से बैक्ड है, गोल्ड इसके बदले में है, या यहाँ पर सिल्वर है, या कोई बॉन्ड है, या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो जैसे ये तो डिसेंट्रलाइज है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं, बॉन्ड हो सकता है और गोल्ड सिल्वर से इनकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये इससे है नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर मीका जो है वो ये डिसाइड करेगा। जैसे अभी हम क्या करें, प्रोडक्ट एक्सचेंज की अगर बात करते हैं, प्रोडक्ट एक्सचेंज ये बोलती है कि अगर प्रोडक्ट की लेन देन हो रही है, प्रोडक्ट बाय सेल हो रहे हैं, तो ओईएस की वैल्यू स्टेबल है जो कि 42.5 यूरो है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की लेन देन नहीं होगी, प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग नहीं होगी, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ जैसे डायरेक्टली एक्सचेंज की बात हम अगर करते हैं, वन एक्सचेंज की, तो इसको अगर डायरेक्टली आप किसी जैसे बाइनेंस या फिर कॉइनबेस जैसी एक्सचेंज पर इसको अगर आप लॉन्च कर दें, तो ये जो रेगुलेटरी वैल्यू है ना, ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी भी लोग इसको धड़ल्ले से सेल करेंगे और एक ही दिन में सेल करके निकल जाएंगे, चाहे प्राइस इसका 42 यूरो से घट के 0.005 यूरो हो जाए, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस इसको सेल करेंगे। तो मीका ये कंफर्म करता है कि किसी भी करेंसी की जो वैल्यू है वो किस चीज से निर्धारित होती है, उसके रेगुलर ऑडिट होते हैं, साथ ही वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, दूसरा वो ड्रग्स या स्मगलिंग जैसी एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये रेगुलेटरी इम्पैक्ट जो है वो मीका के बाद सार्वजनिक हो जाएगा। हालांकि ओईएस में अभी जैसे गेस्ट बायर तो नहीं है, अभी केवल बायर है जो वन इकोसिस्टम के अंदर ही आते हैं, तो वही बाय कर सकते हैं अपना अकाउंट लगाकर। तो उस कंडीशन में तो इनके पास इनकी केवाईसी वगैरह है, लेकिन जैसे कोई जो गेस्ट बायर आएगा उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तभी रखा जाएगा जब मीका के अंदर इसको लाइसेंस मिल जाएगा। तो लाइसेंस मिलने के बाद स्कोप बढ़ जाएगा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो गेस्ट भी आ रहे हैं, मतलब अब गेस्ट को केवाईसी करनी पड़ेगी, ये तो नहीं कह सकते। सपोज करो हम अमेजोन से कुछ परचेस करते हैं या दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो अपनी वहां पर क्रेडिट कार्ड डिटेल तो डालते ही हैं, लेकिन वहां पर हमें अपनी केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या हम डील सेकर पर भी इसी तरीके से कर पाएंगे? तो ये तभी होगा जब हम रेगुलेटरी लाइसेंस ले लेंगे, ये तभी पॉसिबल है और तभी स्टेज 2 आएगी। तो नाम बस बदले हुए हैं स्टेज 2, बाकी मीनिंग सबका एक ही है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, पोटेंशियल चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ओईएस क्रिप्टो। तो चैलेंज क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है, आई होप इसी में ये सब क्लियर भी हो गया है। द रोल ऑफ मीका इन फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द क्रिप्टो स्पेस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की भी बात हमने यहाँ पर कर ली और फॉस्टरिंग इनोवेशन की भी बात हमने कर ली। नए बिजनेस तभी आएंगे जब आपको रेगुलेटरी लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये चीजें हम यहाँ पर कर चुके हैं, देख चुके हैं। अभी तक जो यहाँ पर आईएमए हैं या फिर जो मेंबर्स हैं वो सभी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आए हुए हैं। इन्वेस्टर्स तो हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से उनको देखा नहीं जा रहा है, वो चीजें हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं और दूसरी जैसे फ्यूचर रोड मैप क्या होने वाला है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो चलिए वन इकोसिस्टम का फ्यूचर रोड मैप हम देख लेते हैं, आखिर क्या रहेगा ओईएस का फ्यूचर रोड मैप। इसके साथ साथ हम इसको इन्वेस्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से भी देखेंगे, तो वो वीडियो में भी आने वाला है, और कम्युनिटी का एंगेजमेंट क्यों जरूरी है ये भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन इकोसिस्टम के फ्यूचर रोड मैप की। अभी क्या है, अभी कंडीशन ये है कि आपके पास कॉइन है, सपोज करो आप एक आईएमए है,
आप एक IMA है, आपके पास क्या है, कॉइन्स है, आपके पास कॉइन्स है और आप उसको क्या सोच रहे हैं कि ये कॉइन्स कहीं ना कहीं हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो आप उसको कैश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब रोड मैप क्या है, IMA कैश का क्या करता है, IMA कैश से बाइंग परचेसिंग करता है, प्रोडक्ट बाय सेल करता है। तो यहाँ पर डील सेकर भी मतलब OES भी डील सेकर के माध्यम से यही चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है और डील सेकर पे ही DSP के माध्यम से या यूनिस्वैप एक्सचेंज के माध्यम से, हम बोल सकते हैं एक्सचेंज के माध्यम से मर्चेंट को एक्सचेंज भी देने की जो है प्रोविजन कर रहा है। अभी हम किस कंडीशन में, अभी हम इस कंडीशन में है कि एक्सचेंज भी मिलना शुरू हो चुका है और डील सेकर पर प्रोडक्ट भी मिलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये पब्लिक के लिए अभी ओपन नहीं है। पब्लिक के लिए वही पुराना प्रोसीजर है, जैसे कि आपको अकाउंट लगाना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप यहाँ पर बाय सेल कर सकते हैं और मतलब एक मर्चेंट की तरह प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको अकाउंट लगाना पड़ेगा। तो गेस्ट के तौर पर ये चीज़ें जब शुरू हो जाएंगी, ये रोड मैप में ही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो गेस्ट की बाइंग रहेगी, गेस्ट बाइंग, उसका टाइम तो 2025 कंपनी ने दिया है। ठीक है, और ये तो जनवरी 2025 स्टार्ट हो गया और ये शायद इसी महीने में लॉन्च हो जाएगा, जनवरी फरवरी तक, मार्च तक हो सकता है, ज़्यादा 1 क्वार्टर का टाइम लग जाए। लेकिन यहाँ पर हम जो सेकंड वाला पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर जो IMA है, IMA का पेमेंट वाला जो सिस्टम है वो भी दिसंबर 2025 तक कंपनी ने टाइम दिया है कि दिसंबर 2025 तक IMA को विद द हेल्प ऑफ अफिलिएट प्रोग्रामिंग, अफिलिएट, देखिए अफिलिएट का टर्म क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि डील सेकर को हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मान रहे हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका अफिलिएट मार्केटिंग का यूज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसको एक तरीका इसलिए इसको बताया जाता है अफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि जैसे चाइना जैसी कंट्री जो है वहाँ पर क्रिप्टो जो है वो बैन है, क्रिप्टो बैन है, क्रिप्टो में वहाँ पर कोई लेन देन नहीं होता। तो यहाँ पर ई-कॉमर्स के नाम से चीजें चलेंगी और OES जो कॉइन है उसको DSCP, डील सेकर क्रेडिट पॉइंट के नाम से काम करते हैं, और जो IMA है वो अपना एक्सचेंज करेंगे या ट्रेड करेंगे उसको वो अफिलिएट मार्केटिंग कहेंगे, अफिलिएट मार्केटिंग। और जो मर्चेंट सेल करेंगे, यानी कि जो लोग ट्रेड करेंगे कॉइन को विद द हेल्प ऑफ DSP, उनको वो लोग मर्चेंट बोलते हैं और वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इस तरीके से इसको कंसीडर किया। ये रोड मैप का एक पार्ट है जो कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या है, अभी यहाँ पर जो गेस्ट लोग हैं यानी कि जो पब्लिक है, पब्लिक भी इस सिस्टम में एंटर होगी। ये रोड मैप है, अभी ये करंट स्टेज में है जो कि स्टार्ट होने वाला है हाल फिलहाल में ही। दूसरा यहाँ पर होगा पब्लिक मर्चेंट बनेगी एंड पब्लिक बायर भी बनेगी। तो ये चीजें हो जाएंगी और ये 2025 तक का ही रोड मैप है। पोटेंशियल एडॉप्शन टू एग्जिस्टिंग सर्विस एंड प्रोडक्ट, ये हम बात कर चुके हैं। स्ट्रेटेजीज टू नेविगेट द इवॉल्विंग रेगुलेटरी लैंडस्केप, तो यहाँ पर हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो ये है कि OES को, जैसे अभी विड्रॉल तो हम कर सकते हैं USDT में और BTC में, अभी एक और यहाँ पर ये रेगुलेटरी लैंडस्केप है, इसके अंदर ही हो जाएगा कि आप जो है क्रिप्टो टू क्रिप्टो, यानी कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो और क्रिप्टो टू फिएट, ये दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी, क्रिप्टो टू क्रिप्टो और क्रिप्टो टू फिएट। ये दो चीजें हमें अभी कन्वर्जन वाली देखने को मिलेंगी कि आप क्रिप्टो से क्रिप्टो में, जैसे OES को दूसरे क्रिप्टो में, USDT में, BTC में और USDC में इस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे, और क्रिप्टो टू फिएट यानी कि OES को यूरो में कन्वर्ट कर पाएंगे। कुछ इस तरीके का फीचर्स भी हमें देखने को मिलेगा अपकमिंग टाइम में। तो प्लान फॉर ग्रोथ एक्सपेंशन इन द मीका, पोस्ट मीका एनवायरनमेंट, तो ये पोस्ट मीका एनवायरनमेंट में ही ये चीजें पॉसिबल है, क्योंकि मीका के आने के बाद ही ये इस तरीके की चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। मीका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आने के बाद ही ये चीजें होंगी, पोस्ट मीका एनवायरनमेंट के बाद ही ये चीजें सब पॉसिबल होंगी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, और इस पॉइंट में आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। इन्वेस्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हैं। देखिए इन्वेस्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट जब भी हम करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म से होता है, और यहाँ पर भी लोग 10 ईयर से बेट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। दूसरा यहाँ पर कि इन्वेस्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि चीज़ें लीगल होनी चाहिए, दूसरा प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, तीसरा यहाँ पर चीज़ें सिक्योर होनी चाहिए। पता चला आपने किसी कंपनी के स्टॉक खरीद लिए और वो लीगली नहीं है, कंपनी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी जो गाइडलाइंस है उनको ही फॉलो नहीं करती, तो इन्वेस्टर्स का तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मीका रेगुलेशंस जो है वो इसीलिए आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में कोई कंपनी किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, क्रिप्टो बनाने वाली या माइन करने वाली, तो ये चीज़ें हमें देखनी है।
प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए रहती है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है क्या उस पर रिटर्न मिल रहा है। अब मैं नहीं मानता कि OES में लोगों ने जो कॉइन खरीदा होगा वो 3400 या 3700 के रेट पर ही खरीदा होगा। कम डिफिकल्टी थी स्टार्टिंग में, अगर देखा जाए तो डिफिकल्टी 25 भी थी, डिफिकल्टी 80 के आसपास भी रही है, डिफिकल्टी 125 भी हुई है। तो इस तरीके से अभी बढ़कर वो 425 हुई है। तो अभी आपके जो 2000 टोकन मिल रहे हैं वो स्टार्टिंग में जब 100 की डिफिकल्टी होगी, 80 की डिफिकल्टी होगी, 100 की डिफिकल्टी होगी, तो उस टाइम पर आपके जो स्टार्टर पैकेज पर मिलते थे कॉइन वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो टोकन इसमें स्प्लिट भी होता था, तो ये 2000 टोकन आपके 4000 बन जाते थे, और थर्ड स्प्लिट होता था तो ये 4 के 8000 हो जाते थे। तो इस तरीके से होता था, और 80 टोकन आपको कॉइन मिलते थे। तो इस तरीके का प्रोसेस था। तो इन्वेस्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से अभी आपकी वैल्यू मेंटेन रहे, तो ये सब मीका के कारण ही पॉसिबल है। तो मीका इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड मार्केट सेंटिमेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर OES क्रिप्टो इन द रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, और पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंज फॉर इन्वेस्टर्स। तो रिस्क और चैलेंज मीका के बाद तो सब क्लियर हो जाएंगे। अभी पोटेंशियल रिस्क ये है कि अगर मीका एक तरीके से अप्रूवल नहीं देता, मान लो 1% नहीं मिलता है, तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसको जो USDT के साथ ट्रेड हो रहा है ये कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट इसका पड़ेगा जरूर, क्योंकि मतलब USDT किसी भी ऐसी करेंसी के साथ ट्रेड नहीं हो सकता किसी एक्सचेंज पर जो रेगुलेटेड ना हो। हालांकि डिसेंट्रलाइज के थ्रू ये पॉसिबल है, तो इनको फिर ये पब्लिकली कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। जैसे पहले हम देखते थे कि इनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर एक नोट आता था कि ये अनवेरिफाइड है, शायद अभी भी आता है कुछ जगह पर देखने पर। तो ये मीका रेगुलेशंस आने के बाद ये वेरीफाइड हो जाएगा। एक बड़ा अपडेट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं और जल्दी से वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि आपको एक मुझे मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देनी है एक्सचेंज से रिलेटेड। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट देख लेते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट की जब बात आती है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर OES क्रिप्टो कम्युनिटी स्ट्रेटेजीज फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एंगेजमेंट। तो ट्रांसपेरेंसी एंड एंगेजमेंट, पहले देखिए क्या होता था, आधे लोग तो ये कहते थे भाई हमें पता नहीं कि ब्लॉकचेन है भी या नहीं, ठीक है, ब्लॉकचेन है भी या नहीं। तो अब क्या है, जब आप बाइनेंस नहीं, कॉइन मार्केट कैप पर और पॉलीगन पर जब अपना कॉइन चेक करते हैं OES के नाम से, वन के नाम से, तो आपको ये चीजें तो क्लियर हो जाती हैं कि ब्लॉकचेन है, मतलब ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में है। डील सेकर पर प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ये बार बार कलेक्ट करते हैं, जैसे डिप्लॉयमेंट भी करा रहे हैं लोग। तो एंगेजमेंट भी हमें देखने को मिलता है। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है यूजर के और स्टेक होल्डर्स के बीच, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं अब बिलीव हो रहा है कि पेमेंट मिलेगा, क्योंकि कंपनी देना शुरू कर चुकी है। अब देखिए यहाँ पर प्लान्स फॉर कम्युनिटी एजुकेशन एंड एडवोकेटरी रिलेटेड टू मीका, तो वो मीका वाला पॉइंट तो अलग रखते हैं, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सचेंज से रिलेटेड। जो मैंने बात की थी कि मैं एक्सचेंज से रिलेटेड बात करूंगा, तो अगर आप चाहते हैं आपके वन जो है वो यूरो में कन्वर्ट हो, और आप ये चाहते हैं करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो आप चैनल सब्सक्राइब और ये तो करेंगे ही, इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, क्योंकि देखिए पब्लिकली अगर आप मेरे से बात करेंगे दिन में, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पॉसिबल नहीं रहता कि मैं सभी से बात कर पाऊँ। दिन में 1 या 2 लोगों से मैं बात कर लेता हूँ, 2-4 लोगों से, लेकिन सभी की कॉल का रेस्पॉन्स करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, एसेट गाइड के नाम से 2 हमने प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रखे हैं आपको। एक है व्हाट्सअप और दूसरा है टेलीग्राम। व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और अपने क्वेश्चन आप वहां पर पूछ सकते हो। उसके थ्रू नंबर पर मेरे नंबर का आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। लोगों का ध्यान रखना, चैनल का लोगो रहेगा तभी वो हमारा ऑफिशियल चैनल है। दूसरे चैनल भी लोग क्रिएट कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है। तो आपको जो ऑफिशियल लोगों के साथ चैनल मिलेगा एसेट गाइड के, उसी पर जो है कॉन्टेक्ट करना है। वहां पर मेरा नंबर जरूर देख लेना कि एडमिन मैं हूँ या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब हमारे ये दोनों चैनल जो है 1000 सब्सक्राइबर व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर कम से कम 1000 जब फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं पब्लिकली रिवील करूंगा वो तरीका जिसके थ्रू हम वन एक्सचेंज जो है उसकी फैसिलिटी, या वन एक्सचेंज जो है किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका प्रोविजन आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। और ये स्टार्टिंग के जो 10 लोग रहेंगे उनको हम गिव अवे भी करेंगे उससे रिलेटेड, वन एक्सचेंज से रिलेटेड। और ये हम गिव अवे करेंगे एक तरीके से आपको, जो Amazon रहेगी उस पर गिफ्ट कार्ड के थ्रू, फ्लिपकार्ट पर गिफ्ट कार्ड के थ्रू, यानी कि आप
अपने 1 के बदले में गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं, जिससे आप अमेजोन पर शॉपिंग कर सकते हैं या फिर फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करेंगे। तो आपको कनेक्टेड रहना है। अभी फिलहाल अगर आप अमेजोन पर बाइंग करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं एक छोटा सा हिंट्स दे रहा हूँ। बाकी वन एक्सचेंज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ग्रुप ज्वाइन करिए और वहां पर डिस्कस करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आप चाहें तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आप ग्रुप में ज्वाइन जरूर होने चाहिए। मैं एक तरीके से प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, जिस कम्युनिटी में हम डायरेक्टली मैसेज कन्वे करेंगे। और ये इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि दूसरे लोगों के ग्रुप हैं, मैं देख रहा हूँ वहां पर 2-2 हज़ार लोग टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, 5-6 हज़ार लोग। तो आप भी जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करो और अपने फ्रेंड्स के पास भी इसको भेजो कि भाई इस ग्रुप को ज्वाइन करो, एसेट गाइड का जो टेलीग्राम चैनल है, जिससे आपको वहां पर रेगुलर अपडेट मिले। तो चलिए फिलहाल इतना ही, वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और दूसरे मेंबर्स के साथ जिनको वन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। या फिर हम यहाँ पर एक और कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें निवेश से रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे जो सेफ है, सिक्योर है। हम यहाँ पर देखिए, हम कोई भी ऐसी चीज़ का डिस्कस नहीं करेंगे जिसमें आपका पैसा जो है वो लॉस हो जाए। जैसे मैं ट्रेडिंग की वीडियो पहले बनाता था, अभी बनाऊंगा, लेकिन ऐसा मैं कुछ इसमें कंफर्म नहीं करता कि भाई आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें रहेंगी जैसे ETF की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ETF सेफ रहता है, दूसरे ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग के मुकाबले पे उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो हम ETF की बातें बीच बीच में करते रहा करेंगे। मैं एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ ETF से रिलेटेड, उसको मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो चलिए फिलहाल इतना ही, वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।